नमस्कार। आज हम एक अहम स्वास्थ्य मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाँ, यानी जब थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है। बिल्कुल, ये काफी आम है, पर अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। सही कहा। हमने इसके लिए NIDD के, मेयो क्लिनिक, मेडलाइन प्लस जैसे कई स्रोतों से जानकारी जुटाई है और हाँ, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण भी शामिल किया है, आद्यंत आयुर्वेदा से। अच्छा, तो हमारा मकसद है इसे आसान भाषा में समझना, है ना? हाँ बिल्कुल, इसके लक्षण, कारण, इलाज सब कुछ। तो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये थायराइड ग्रंथि आखिर है क्या। हाँ बताइए, ये गले में होती है ना? हाँ, गले में सामने की तरफ छोटी सी बिल्कुल तितली जैसी दिखती है। अच्छा। और इसका काम बहुत बड़ा है। ये T3, T4 हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन शरीर के लगभग हर काम, जैसे मेटाबॉलिज्म मतलब ऊर्जा कैसे इस्तेमाल हो रही है, बॉडी टेम्परेचर, यहाँ तक कि हार्ट रेट, सबको कंट्रोल करते हैं। बाप रे, इतनी छोटी सी ग्रंथि और इतने सारे काम। हाँ, तो फिर हाइपोथायरॉयडिज्म क्या हुआ? मतलब जब ये हार्मोन कम बनते हैं। एग्जैक्टली। जब ये ग्रंथि जरूरत के हिसाब से T3 और T4 हार्मोन नहीं बना पाती, तो शरीर की मशीन, आप कह सकते हैं, धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ जाती है। अच्छा, तो ये महसूस कैसे होता है? क्या लक्षण होते हैं इसके? देखिए, इसके लक्षण अक्सर बहुत धीरे धीरे आते हैं। कई बार तो पता ही नहीं चलता, महीनों सालों तक। ओह। और लक्षण भी ऐसे होते हैं जो बड़े आम से लगते हैं। थकान, वजन बढ़ना। थकान तो आजकल सभी को रहती है। हाँ, वही। और जैसे ठंड ज्यादा लगना, स्किन ड्राई होना, बाल झड़ना या पतले होना। कब्ज की शिकायत, मूड उदास रहना, याददाश्त कमजोर होना, हार्ट रेट धीमी होना, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, ये सब हो सकता है। ये तो वाकई कई दूसरी वजहों से भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कई बार डायग्नोसिस में देर हो जाती है। तो फिर इसकी असली वजह क्या होती है? क्या ये सिर्फ आयोडीन की कमी है? आयोडीन की कमी एक बड़ी वजह है, खासकर दुनिया के कुछ हिस्सों में, क्योंकि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए ही चाहिए। अच्छा। लेकिन जहां खाने में आयोडीन ठीक ठाक मिल जाता है, जैसे भारत में या अमेरिका में, वहां सबसे आम वजह है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो, ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। मतलब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, गलती से थायराइड पर ही हमला करने लगता है। अरे। अपना ही सिस्टम। हाँ। और उससे नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो हार्मोन नहीं बना पाती। ये तो बड़ी अजीब बात है। और क्या वजह हो सकती हैं? और भी हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाना, जिसे थायराइडाइटिस कहते हैं। या फिर अगर थायराइड की कोई सर्जरी हुई हो, या गले के कैंसर वगैरह के लिए रेडिएशन थेरेपी ली हो, उससे भी ग्रंथि डैमेज हो सकती है। हाँ, कुछ दवाएं भी हैं जो साइड इफेक्ट के तौर पे हाइपोथायराइडिज्म कर सकती हैं, जैसे दिल की कुछ दवाएं, बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाएं या कैंसर की दवाएं। ओके। और बहुत रेयर मामलों में पैदाइशी तौर पर थायराइड ठीक से विकसित ना हो, या फिर दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसमें कोई दिक्कत हो। अच्छा, और आयुर्वेद क्या कहता है? उनका नजरिया क्या है इस पर? हाँ, आयुर्वेद इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता है, ज्यादा समग्र रूप से। कैसे? वो इसे सिर्फ ग्रंथि की प्रॉब्लम नहीं मानते, वो इसे शरीर के पूरे सिस्टम के असंतुलन से जोड़ते हैं। उनके हिसाब से ये कफ और वात दोष, मतलब शरीर की जो एनर्जीज हैं, उनके बिगड़ने से होता है। कफ और वात दोष? हाँ, और खासकर अग्नि, यानी जो हमारी पाचन शक्ति है, उसके कमजोर पड़ने से। मतलब पाचन का भी रोल है? बिल्कुल। आयुर्वेद मानता है कि लंबा चलने वाला स्ट्रेस, खराब पाचन, ज्यादा बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल और कुछ खास खाने की चीजें। खाने की चीजें कौन सी? जिन्हें गोइट्रोजेनिक कहते हैं, जैसे कच्ची पत्ता गोभी, फूल गोभी, अगर इन्हें बहुत ज्यादा खाया जाए तो ये थायराइड के आयोडीन इस्तेमाल में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ये सब मिलके वजह बन सकते हैं। अच्छा, तो कारण तो कई हैं। अब ये बताइए डॉक्टर, इसका पता कैसे लगाते हैं? डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस ज्यादातर सिंपल ब्लड टेस्ट से हो जाता है। ब्लड टेस्ट कौन सा? इसमें मेनली दो चीजें देखते हैं, TSH और T4। TSH और T4? TSH का मतलब है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये दिमाग की पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और थायराइड को कहता है हार्मोन बनाओ। अच्छा, ये सिग्नल है। हाँ, तो जब थायराइड कम T4 बनाता है तो दिमाग जोर से चिल्लाता है, मतलब ज्यादा TSH भेजता है, ताकि थायराइड ज्यादा हार्मोन बनाए। बिल्कुल। तो अगर ब्लड टेस्ट में TSH बढ़ा हुआ है और T4 कम है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का साफ संकेत है। समझ गई। और कभी ऐसा भी होता है कि TSH बड़ा हो पर T4 नॉर्मल हो? हाँ, बिल्कुल होता है। उसे कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। ये एक तरह की बॉर्डर लाइन स्थिति है। अच्छा, तो अब इलाज पर आते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में क्या इलाज है इसका? जो स्टैंडर्ड इलाज है वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब जो हार्मोन कम है वो बाहर से देना? हाँ,
इसके लिए लीवोथायरॉक्सिन नाम की दवा दी जाती है। ये लैब में बना हुआ सिंथेटिक T4 हार्मोन है। अच्छा। ये शरीर में हार्मोन की कमी को पूरा कर देता है। इसकी डोज हर किसी के लिए अलग होती है और डॉक्टर TSH लेवल देखकर इसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है। और वो T3 हार्मोन या जानवरों से मिलने वाले थायराइड एक्सट्रैक्ट्स, उनका भी इस्तेमाल होता है क्या? इस पर काफी बहस है एक्चुअली। कुछ लोग मानते हैं कि T4 के साथ T3 देना या एनिमल थायराइड देना ज्यादा असरदार है। लेकिन ज्यादातर मेडिकल गाइडलाइंस अभी भी सिर्फ लेवोथायरॉक्सिन यानी T4 देने की ही सलाह देती हैं, क्योंकि T3 जोड़ने के फायदे साफ तौर पर साबित नहीं हुए हैं और उसके साइड इफेक्ट का खतरा रहता है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना वगैरह। अच्छा, तो स्टैंडर्ड इलाज लेवोथायरॉक्सिन ही है। फिलहाल तो वही है। और आयुर्वेद में इलाज कैसे होता है, वो क्या करते हैं? आयुर्वेद का तरीका अलग है। वो सीधे हार्मोन रिप्लेस नहीं करते। तो फिर? उनका लक्ष्य होता है शरीर के अंदरूनी संतुलन को ठीक करना, ताकि थायराइड ग्रंथि खुद ही बेहतर काम कर सके। कैसे करते हैं ये? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे शरीर की ऊर्जाओं मतलब दोषों को बैलेंस करना, शरीर को डिटॉक्स करना जिसे शोधन कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को पोषण देने वाली जड़ी बूटियां देना जिसे रसायन या शमन कहते हैं, खाने पीने में बदलाव करना जैसे वो गोइट्रोजेनिक फूड कम करना, हाँ, वो पत्ता गोभी वगैरह। हाँ, लाइफस्टाइल बदलना, स्ट्रेस कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ये सब शामिल है। तो ये एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। मकसद होता है कंडीशन को मैनेज करना और धीरे धीरे दवा पर निर्भरता कम करना। पर इसमें टाइम लगता है, असर दिखने में 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो जहां एलोपैथी सीधे हार्मोन दे रही है, आयुर्वेद जड़ पर काम करके शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या खतरे हो सकते हैं? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज न हो तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जैसे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ओह, इससे तो दिल की बीमारी का खतरा। बिल्कुल। और अगर बहुत लंबे समय तक गंभीर हाइपोथायरॉयडिज्म रहे तो एक बहुत रेयर लेकिन खतरनाक कंडीशन हो सकती है, माइक्सेडेमा कोमा। इसमें शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है, मरीज बेहोश हो सकता है। बाप रे। प्रेगनेंसी में अगर इलाज न हो तो माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क होता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी, मिसकैरेज या बच्चे का दिमागी विकास ठीक से ना होना। ये तो गंभीर बात है। हाँ। और क्या ये दूसरी बीमारियों से भी जुड़ा है? आपने ऑटो इम्यून का जिक्र किया था। हाँ, क्योंकि हाशिमोटो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनमें दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियां होने का खतरा भी ज्यादा होता है। जैसे सीलिएक डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ थायराइड तक ही सीमित नहीं है? नहीं, इसका असर पूरे शरीर पर हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का कम काम करना, जिससे शरीर धीमा पड़ जाता है। बिल्कुल। और इसके कई कारण हैं, ऑटो इम्यून से लेकर आयोडीन की कमी तक। निदान ब्लड टेस्ट से होता है और इलाज के लिए मॉडर्न मेडिसिन में हार्मोन रिप्लेसमेंट है और आयुर्वेद में एक पूरा होलिस्टिक तरीका है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। हाँ, वो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म वाली बात। जब TSH थोड़ा बड़ा है पर T4 नॉर्मल, क्या ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए? कब करना चाहिए? खासकर जब आयुर्वेद जैसे तरीके पूरे शरीर के संतुलन, स्ट्रेस, पाचन पर इतना जोर देते हैं। क्या सिर्फ TSH का नंबर देखकर फैसला लेना काफी है, या हमें मरीज के लक्षणों और उसकी पूरी सेहत को ज्यादा गहराई से देखना चाहिए? ये वाकई एक अहम सवाल है। हाँ, और इस पर एक्सपर्ट्स के बीच भी अभी पूरी सहमति नहीं है। बिल्कुल। इस जरूरी जानकारी और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।